नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करेंगे 26 जनवरी 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को। आज 26 जनवरी है, यानी कि आज हम अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे रीसा के बारे में, जो कि क्या है, त्रिपुरा का सिग्नेचर गारमेंट है, ठीक है ना। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे श्रम शक्ति पोर्टल के बारे में और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे भीमा गोरेगांव बैटल के बारे में। तो चलिए पहले आर्टिकल के साथ शुरुआत करते हैं, जो कि रिलेटेड है ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में। क्या हुआ है, रिसेंटली एक स्टडी के द्वारा, जो कि स्टडी किसके द्वारा की गई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा स्टडी की गई थी। उन्होंने बताया है द कॉस्ट ऑफ इशूइंग ग्रीन बॉन्ड्स हैव जनरली रिमेन्ड हायर देन अदर बॉन्ड्स इन इंडिया लार्जली ड्यू टू असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि ग्रीन बॉन्ड को इशू करने की जो कॉस्ट आ रही है वो काफी ज्यादा आ रही है, ठीक है ना उनको, यानी कि ग्रीन बॉन्ड इशू करने के बाद बेनिफिट प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब ग्रीन बॉन्ड होते क्या है इसको समझते हैं पहले। मान लीजिए आपको क्या करना है, ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है या फिर ऐसे प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश करना है जो कि किससे रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है या फिर क्लाइमेट के लिए है, क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है उसको रोकने के लिए आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश करना है। सच एज एग्जांपल हम लेके चलेंगे, यहां पर आपको सोलर प्लांट बनाना है, ठीक है ना। आपको सोलर प्लांट बनाना है, आप ये चाहते हो कि आप सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करो, लेकिन अब इसके लिए क्या है, आपके पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है, सरकार के पास इतना ज्यादा कैपिटल नहीं है, ठीक है। तो सरकार क्या करेगी, ग्रीन बॉन्ड्स को इशू करेगी, यानी कि क्या करेगी, एक पेपर वगैरह इशू करेगी आपको, ठीक है, और बोलेगी कि हम आपको ये पेपर देंगे, आप इसके बदले हमें पैसा दो, मनी दो, ठीक है। कुछ टाइम के बाद जब आपके ये जो बॉन्ड होंगे वो मैच्योर हो जाएंगे तो आपको आपका पैसा प्लस इंटरेस्ट वापस कर दिया जाएगा, यानी कि आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। इस प्रकार की बॉन्ड्स वगैरह सरकार इशू करेंगी, ठीक है। ऑलराइट, किसके द्वारा इशू की जा रही हैं, तो देखिए जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं इनिशियली कुछ डेवलपमेंट बैंक्स के द्वारा इशू की गई थी। सबसे पहले यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक। उसके बाद फिर बाद में कॉर्पोरेट्स वगैरह ने भी इसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। जो आपके बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं उन्होंने भी ग्रीन बॉन्ड्स में परचेस करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। किसके द्वारा इंडिया में इनको रेगुलेट किया जाता है, तो सेबी के द्वारा इनको रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। क्या बेनिफिट होता है कि अगर ग्रीन बॉन्ड में आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको क्या बेनिफिट है, सबसे पहले तो इनहैंस रेपुटेशन। कोई ऐसी कॉर्पोरेट है, मान लीजिए कि जियो है, ठीक है ना, आज के टाइम पे इंडिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसकी इमेज अगर किसी प्रकार से भी गिर रही है, खराब हो रही है इमेज, रिसेंटली इसकी इमेज खराब भी हुई थी फार्म प्रोटेस्ट के कारण, ठीक है, इमेज को हार्म पहुंचा था। अगर अब जियो चाहता है कि मेरी इमेज सोसाइटी में अच्छी रहे, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो ग्रीन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है ना। इससे लोगों को क्या लगेगा कि जियो क्या कर रहा है, जियो क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट के प्रति अपना कंसर्न को शो कर रहा है, ठीक है ना। ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, किसी भी प्रकार से इसको नेगेटिव में लेने की जरूरत नहीं है कि दिखावा कर रहे हैं लोग, इस प्रकार से नेगेटिव मत लीजिए, ठीक है ना। आपकी रेपुटेशन को एनहांस हो जाएगी अगर आप ग्रीन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करोगे तो। उसके बाद फुलफिलमेंट ऑफ कमिटमेंट। देखिए इंडिया ने ना बहुत अलग अलग इंस्टीट्यूट पर लेवल पर जाकर कमिटमेंट किया है। सबसे इंपॉर्टेंट कमिटमेंट है हमारा इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, जो कि पेरिस एग्रीमेंट से निकल कर आया है, ठीक है ना। यहां पर हर कंट्री ने कमिट किया है कि वो क्या करेगा, अपने लेवल पर, नेशनल लेवल पर ऐसे कुछ प्रोग्राम्स को इनिशिएट करेगा जिसके कारण क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। अगर हम ग्रीन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे जो कमिटमेंट्स है वो फुलफिल होंगे, ठीक है। उसके बाद रेज्ड एट लोअर कॉस्ट। ग्रीन बॉन्ड्स जो होते हैं कैरी अ लोअर इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना, देन द लोन्स ऑफर्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स। आप जो लोन वगैरह लेते हो उससे भी कम इंटरेस्ट रेट पर आपको यहां पर ग्रीन बॉन्ड्स इश्यू हो जाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ विथ एन इंक्रीज फोकस ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट टूवर्ड्स ग्रीन इन्वेस्टमेंट इट कुड हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ रेजिंग कैपिटल, ठीक है। सनराइज सेक्टर में इससे बूस्ट मिलेगा। जो सनराइज सेक्टर है जो कि किस पर वर्क कर रहा है, सच एज सोलर प्लांट को हमें फोकस करना है, ठीक है ना, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी को हमें इंडिया में ग्रोथ करना है, तो उसको आपको बूस्ट मिल जाएगा।
उसके बाद रिसेंटली जो स्टडी पब्लिश की गई है आरबीआई के द्वारा, तो करंट शेयर कितना है, तो ग्रीन बॉन्ड्स का करंट शेयर कितना है, ओनली 0.7% ऑफ ऑल दी बॉन्ड्स इशूड सिंस 2018। तो ये बताता है कि एक बहुत ज्यादा कम है, ठीक है ना। हाउएवर बैंक लैंडिंग टू द नॉन कमर्शियल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी constituted 7.9% of the outstanding bank credit to the power sector as of March 2020, ठीक है ना। बट नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी है या कि जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज सच एज विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, उसमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है, लेकिन बाकी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिला है। मोस्ट ऑफ द ग्रीन बॉन्ड्स इन इंडिया आर इशूड बाय पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और कॉर्पोरेट्स, ठीक है ना, विद बेटर फाइनेंशियल हेल्थ। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अभी क्या सजेशंस दिए जा रहे हैं, अभी बोला जा रहा है डेवलपिंग अ बेटर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी जरूरत है अगर हमें ग्रीन बॉन्ड्स को प्रमोट करना है, ठीक है ना। आपको इंफॉर्मेशन देनी होगी, कोई पोर्टल वगैरह आप बना सकते हैं, ठीक है ना, जहां पर क्या बताया जाए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड कि मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना टाइम लगेगा मैच्योरिटी में, उसके बाद मुझे कितना बेनिफिट होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आप अगर लोगों को देंगे तो लोग क्या होंगे, ज्यादा मोटिवेटेड होंगे ग्रीन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। इंडिया में हेल्प इन रिड्यूसिंग मैच्योरिटी मिसमैचेस, ठीक है ना, बोरोइंग कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं, लीड टू एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन इन दिस सेगमेंट, ठीक है। चलिए, कुछ चैलेंजेस भी हैं इससे आगे, सच एज मिस यूज ऑफ फंड आप इकट्ठा कर लोगे, उसके बाद उसको आप सही जगह पर यूज नहीं कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम है। लैक ऑफ क्रेडिट रेटिंग आपको पता होगी कंपनी की क्या बताता है, हालत को बताता है कि कंपनी किस प्रकार से परफॉर्म कर रही है, ठीक है ना। ग्रीन बॉन्ड्स की भी क्रेडिट रेटिंग जो है वो काफी कम है इस समय, उनकी रेटिंग को भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए। फिर शॉर्टर टेन्योर पीरियड, ग्रीन बॉन्ड इन इंडिया हैव अ शॉर्टर टेन्योर पीरियड ऑफ 10 years, whereas typical loan would be of minimum 13 years. Further, green project require more time to bring returns. ये बात भी आपको समझने की जरूरत है, ठीक है ना, कि क्या होता है, ग्रीन प्रोजेक्ट एकदम से ही आपको बेनिफिट नहीं देने लगेंगे, टाइम लगेगा। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है रीसा से। रीसा क्या है, त्रिपुरा का एक सिग्नेचर गारमेंट है, ठीक है ना, एक कपड़ा होता है इस प्रकार का, ठीक है। इसको रिसेंटली प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है नेशनल लेवल पर। इसको प्रमोट करने के लिए अभी क्या किया गया, रिसेंटली जो आशा वर्कर्स वगैरह हैं उन्हें ये जो रीसा कपड़ा यूनिफॉर्म है वो दी गई है, और उसके साथ साथ फैसिलिटिंग ट्रेनिंग फॉर मेकिंग रीसा एट त्रिपुरा हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। उसके साथ साथ वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, जिससे इंडिया के जो हैंडलूम्स है उनको प्रमोट किया जा सके, और रीसा भी इंडिया का एक हैंडलूम है, उसको भी बेनिफिट मिलेगा। तो ये हाल ही में रिसेंटली कुछ हमने एक्टिविटीज की हैं जिससे जो रीसा गारमेंट है उसको प्रमोट किया जा सके। अब इसके बारे में थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं कि रीसा है क्या। देखिए, रीसा जो है वो हैंड वून क्लोथ है, ठीक है ना, यानी कि हाथ से ही इसको बुना जाता है, और ये फीमेल अपर गारमेंट है। इसका मतलब है कि जो शॉल टाइप का एक कपड़ा होता है ना, ठीक है, ठंड के टाइम में खासकर जो वुमेन्स वगैरह प्रेफर करती हैं, वो होता है रीसा का कपड़ा, ठीक है। ये क्या है, ये ट्रेडिशनल त्रिपुरी अटायर का भी पार्ट है। त्रिपुरा में 3 अटायर होते हैं, एक होता है रीसा, एक होता है रिगनई, एक होता है रुकुतु, ठीक है। रीसा क्या होता है, ये अपर गारमेंट होता है। रिगनई क्या होता है, ये लोअर गारमेंट होता है, एक साड़ी की तरह का कपड़ा होता है ये, ठीक है ना। इंडिया में जो साड़ी वगैरह पहनी जाती है उसी प्रकार से रिगनाई को पहना जाता है। और ऋतुकु क्या होता है, ये पल्लू, जो साड़ी का पल्लू वगैरह होता है या फिर चुनरी वगैरह होती है, उसे बोला जाता है ऋतुकु, ठीक है। स्टॉल वगैरह या फिर हेड गियर्स के तौर पर भी इसका यूज किया जा सकता है। कल्चरल इंपॉर्टेंस भी इसकी बहुत ज्यादा है इस कपड़े की। रीसा क्या, सबसे पहले तो जो वुमेन्स होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, खास करके 12 से लेके 14 ईयर्स की एज में, वो इसको यूज करती हैं। कई बार कुछ फेस्टिवल या फिर वेडिंग ओकेशंस पर टर्बन के तौर पर भी यूज किया जाता है बाय मेंस, ऑलराइट। रीसा जो है कॉमनली ऑलमोस्ट 19 इंडिविजुअल ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ द त्रिपुरा, हाउएवर ईच कम्युनिटी हैज इट्स ओन डिजाइन, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसको यूज किया जाता है कब, गरई पूजा के टाइम पर, जो कि ट्राइबल्स कम्युनिटीज के द्वारा परफॉर्म की जाती है। गरई फेस्टिवल के बारे में कुछ बेसिक चीजें देखें तो गरई फेस्टिवल जो है वो त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया जाता है एंड हेल्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ मंथ ऑफ चैत्र। चैत्र के आखिरी दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है, सेलिब्रेटेड एज अ हार्वेस्टेड फेस्टिवल, ऑलराइट, एंड इट इज अ फेस्टिवल ऑफ गरई डांस। गरई डांस भी त्रिपुरा में परफॉर्म किया जाता है गरई
फेस्टिवल के मौके पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार योजना से। क्या हुआ है, रिसेंटली 32 चिल्ड्रंस हैज बीन अवॉर्डेड प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। किस दिन इनको ये अवार्ड दिया जाएगा, तो 26 जनवरी पर जो परेड वाला टाइम होता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा उन्हें यह अवार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। इस प्राइज की 2 कैटेगरीज होती हैं, सबसे पहले तो बाल शक्ति पुरस्कार और दूसरा होता है बाल कल्याण पुरस्कार। पहले हम डिस्कस करते हैं बाल शक्ति पुरस्कार को। तो ये किन्हें दिया जाता है, सबसे पहले तो ये चिल्ड्रंस को दिया जाता है। ठीक है ना, ऐसा कोई बच्चा या ऐसा कोई चिल्ड्रन जिसने इनोवेशन की फील्ड में, स्कॉलस्टिक अचीवमेंट हो, सोशल सर्विस हो, आर्ट एंड कल्चर हो, स्पोर्ट्स या फिर ब्रेवरी का कोई काम किया हो, तो उसे ये प्राइज दिया जाता है। ठीक है, किन बच्चों को दिया जाता है, तो उसकी क्या एलिजिबिलिटीज हैं। सबसे पहले तो उसको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडिया में ही वो रह रहा हो, और उसके साथ साथ उसकी एज जो हो वो 5 से लेके 18 ईयर्स के बीच में हो। अवार्ड कब दिया जाता है, जब उसे एक मेडल, एक कैश प्राइज अवार्ड में उसे क्या क्या दिया जाता है, एक मेडल, एक कैश प्राइज कितने का, 1 लाख रुपए का। ठीक है, और बुक वाउचर्स भी दिया जाता है वर्थ 10,000, एक सर्टिफिकेट और एक साइटेशन। कब दिया जाता है आपको बता दिया गया है, 26 जनवरी को, आज ही के दिन प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, क्या बैकग्राउंड है, कब से दिया जा रहा है, तो 1996 से इसको दिया जा रहा है एज नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट। ठीक है ना, पहले इसके नाम से दिया जाता था, फिर 2018 में इसका नाम चेंज करके बाल शक्ति पुरस्कार रख दिया गया। इसके बाद अगला ही पार्ट है इसका बाल कल्याण पुरस्कार। अब जैसे कि वो बच्चों को दिया जा रहा था, ये अब उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने बच्चों के लिए कुछ अच्छा किया हो। ठीक है ना, इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन दोनों को ही दिया जा सकता है, जिन्होंने बच्चों के चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड प्रोटेक्शन और चाइल्ड वेलफेयर के फील्ड में काम किया हो। क्या एलिजिबिलिटी है, सबसे पहले तो बच्चों को क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन एंड रिसाइडिंग इन इंडिया। आप इंडियन सिटीजन हो और इंडिया में ही रह रहे हो। उसके साथ साथ शुड हैव अटेन एज ऑफ 18 ईयर्स और अबव, 18 साल से आपकी उम्र ज्यादा हो। ऑलराइट, वर्कड फॉर द कॉजेज ऑफ चिल्ड्रन फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर्स, 7 साल से कम आपने काम ना किया हो, 7 साल से ज्यादा आपने काम किया हो बच्चों की सेवा में। ठीक है, और एक इंस्टीट्यूशन को भी दिया जाता है। ऐसे इंस्टीट्यूशन को शुड नॉट बी एंटायरली फंडेड बाय गवर्नमेंट, पूरा पैसा गवर्नमेंट ने ना दिया हो, कुछ पैसा आपने भी उसमें दिया हो। उसके साथ साथ आप 10 साल तक इसी फील्ड में काम कर रहे हो, तब आप एलिजिबल होते हो बाल कल्याण पुरस्कार के लिए। क्या अवार्ड दिया जाता है, तो देखिए यहां पर आपको 3 अवार्ड्स देखने को मिलेंगे, 2 कैटेगरीज में, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन दोनों में ही। कैश प्राइज दिया जाएगा आपको 1 लाख और 50,000 का रिस्पेक्टिवली। अगर आप इंडिविजुअल हो तो 1 लाख रुपए और आप इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो तो 50,000 रुपए। कब से दिया जा रहा है ये अवार्ड, तो ये अवार्ड दिया जा रहा है 1979 से। उस टाइम पे इसका नाम हुआ करता नेशनल चाइल्ड वेलफेयर अवार्ड, फिर 2018 में इसका नाम चेंज करके बाल कल्याण पुरस्कार कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा आर्टिकल है बाल शक्ति पोर्टल से रिलेटेड। ये पोर्टल किस चीज से रिलेटेड है और किसने लॉन्च किया, यही इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो ये जो पोर्टल है ये रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से। ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। और क्या मकसद है, ये एक नेशनल माइग्रेंट सपोर्ट पोर्टल होने वाला है, यानी कि ऐसे माइग्रेंट लेबरर जो कि क्या है, ट्राइबल कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन इस पोर्टल पर रजिस्टर की जाएगी। ठीक है ना, एक पूरा का पूरा डाटा बनाया जाएगा कि कितने माइग्रेंट ट्राइबल वर्कर्स हैं जो कि अपने स्टेट से बाहर जाकर काम कर रहे हैं। ठीक है ना, कब माइग्रेशन देखने को मिलता है, ऑलराइट, किन वजहों से माइग्रेशन देखने को मिलता है, ये सारा डाटा इस पोर्टल के ऊपर रिकॉर्ड किया जाएगा। ऑलराइट, और इससे मदद मिल सकेगी ये बात को जानने के लिए कि कब माइग्रेंट होता है, स्किल मैपिंग वगैरह दी जा सकेगी कि क्या क्या स्किल्स हैं उनके पास, माइग्रेशन का पैटर्न क्या है। ठीक है ना, इस सारी चीज़ों को देखने में काफ़ी मदद मिलेगी और माइग्रेंट्स वर्कर्स जो होते हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस पोर्टल से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं भीमा कोरेगांव बैटल से रिलेटेड। अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आया, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है OCHCR। ठीक है, अभी इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक चीजें। इसने क्या किया है, रिसेंटली जो भीमा कोरेगांव के एक्टिविस्ट थे उन्हें रिलीज करने के लिए बोला है। अब भीमा कोरेगांव के एक्टिविस्ट का क्या हुआ, क्या पूरा मैटर है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भीमा कोरेगांव जो
केस है ये कब से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है 1 जनवरी 2018 से, यानी कि आज से 3 साल पुराना ये केस है। हुआ क्या था इस दिन 2018 में, 1 जनवरी 2018 में भीमा गोरेगांव बैटल की 200 एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी। ये जो एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी, इस एनिवर्सरी में क्या बताया गया था? इस एनिवर्सरी में ये बताया गया था विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश आर्मी विच इंक्लूडेड लार्ज नंबर ऑफ महर्स अगेंस्ट पेशवा बाजीराव आर्मी, ठीक है ना, पेशवा बाजीराव सेकेंड आर्मी, ठीक है। यानी कि यहां पर क्या हुआ था, जो अंग्रेज हैं उन्होंने फाइट किया था पेशवा बाजीराव की आर्मी को, और जो अंग्रेज थे उनकी तरफ से कौन फाइट कर रहा था? महर्स फाइट कर रहे थे, जो कि किसको बिलोंग किया करते थे? जो कि बिलोंग किया करते थे लोअर कास्ट कैटेगरीज को, सॉ कॉल्ड जो आपकी लोअर कास्ट होती है ना, उनसे बिलोंग करते थे, ठीक है। तो उनकी विक्ट्री हो गई थी यहां पे, तो इसी विक्ट्री को सेलिब्रेट किया जा रहा था इस दिन 1 जनवरी 2018 में, ठीक है। कौन कौन से ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? तो सुधा भारद्वाज, बहुत फेमस नाम है, ठीक है ना, वरा राव, गौतम नवलखा, इन सभी एक्टिविस्ट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। इस भीमा गोरेगांव बैटल को हम समझते हैं, तो देखिए ये जो बैटल हुई थी ये कहां पर फाइट की गई थी? भीमा कोरेगांव एक जगह है, वहां पर फाइट की गई थी, एक डिस्ट्रिक्ट है पुणे की, ठीक है। यहां पर क्या हुआ करता था? दलित्स वगैरह हुआ करते थे, दलित्स का कनेक्शन हुआ करता था। इन्होंने ही फाइट किया था अगेंस्ट पेशवा की आर्मी को। पेशवा की आर्मी में मेनली आपको पता होगा, पेशवा जो कास्ट से क्या हुआ करते थे? ब्राह्मण्स हुआ करते थे, और उनकी कास्ट में भी अपर कास्ट, उनकी जो आर्मी थी उसमें भी अपर कास्ट का डोमिनेशन देखने को मिलता था, ठीक है। यहां पर क्या हुआ था, इस बैटल में पेशवा की जो आर्मी है वो उनकी डिफीट हो जाती है महर दलित से, तो एक मोरल बूस्ट मिलता है किनको? महर दलित्स को। यह बात बताता है कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है और ऑपरेशन है और एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी ये भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक विक्ट्री होती है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की और ऑपरेशन की, और एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी किसको मिल जाती है? महर दलित्स को। ऑलराइट, हाउएवर इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है कि एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की इंडिया में, ठीक है। हमें आपस में ही लड़ाओ और रूल करो हमारे ऊपर, इसीलिए थोड़ा सा नेगेटिव तौर पर इसको देखा जाता है कि आप इस जब भी हम इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना, तो इसको एक नेगेटिव तौर पर देखा जाता है क्योंकि आपने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था विक्ट्री के टाइम पर, ठीक है। चलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इस इशू के। इसे एक सिंबल के तौर पर भी देखा जाता है, एज अ दलित सिंबल। ऑलराइट, ठीक है। क्या हुआ था? 1 जनवरी 1927 को BR अंबेडकर ने इस मेमोरियल पर विजिट किया था। आप इस मेमोरियल को देख सकते हैं, इस प्रकार का एक मेमोरियल बनाया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस प्लेस को विजिट किया था 1927 में, टू बियर द नेम ऑफ द डेड्स इंक्लूडिंग नियरली 2 दर्जन मेहर सोल्जर्स। जो सोल्जर्स वहाँ पर उनकी डेथ हुई थी, उनको भी, उनका नाम को क्या किया गया था? उन्हें एक प्रकार से सपोर्ट वगैरह किया गया था, ठीक है ना। वहाँ जाकर उनकी थोड़ी बढ़ाई वगैरह की गई थी कि अच्छा किया आप लोगों ने। ऑलराइट, द मैन हु फॉट इन द बैटल ऑफ कोरेगांव वर महर्स एंड द महर्स आर अनटचेबल्स। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और गाइस यही था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो। आज का लाइक एम रखते हैं 70 लाइक्स का, अचीव ही नहीं हो पा रहा है, आप लोग 70 लाइक्स तक नहीं पहुंचा रहे हो, तो प्लीज़ आज की वीडियो को 70 लाइक्स तक से ज़्यादा क्रॉस कर दो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट।